एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में और हर घर तिरंगा के बारे में, और डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और इसी को लेकर हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की है, हर घर तिरंगा अभियान। क्योंकि तिरंगा भारतीयों के लिए भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा भारतीय तिरंगा है, ये हमारे देश की पहचान है। इस भारतीय तिरंगे को देखकर ही सभी भारतीयों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जागती है। तो ये तिरंगा सभी भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तिरंगे का भी अपना एक अलग इतिहास है, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 2 अगस्त 1876 को मछलीपट्टनम में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी एक मुख्य भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के साथ एक लंबे समय तक इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, इसलिए इन्हें स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। इन्होंने जहां पर इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, वहां इन्होंने एक शैक्षिक संस्थान भी खोला था, शैक्षिक संस्थान की शुरुआत भी की थी। लेकिन जब ये अपनी युवावस्था में थे, उस समय इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया था और एक बार युद्ध पर भेजा गया था दक्षिण अफ्रीका। तो उस युद्ध के दौरान इन्होंने एक चीज़ नोटिस की। इन्होंने देखा जो ब्रिटिश सैनिक हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए उनके ध्वज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वहाँ से ये बात जानी, ये बात नोटिस की कि जो युद्ध में सैनिकों में, ब्रिटिश सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए उनके झंडे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहीं से उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी अपने देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण झंडे का डिज़ाइन तैयार करूंगा, ताकि उनमें भी राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। और इसके बाद उन्होंने अलग अलग देशों के झंडे का अध्ययन शुरू किया और अपने देश के लिए झंडे का डिज़ाइन तैयार किया। तो आज जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने ही तैयार किया था। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भारतीय ध्वज का अपना एक इतिहास है। जो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, वो बहुत से चरणों से होकर गुजरा है। तो सबसे पहले जो कहा जाता है भारतीय झंडा, 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था, और इसका डिज़ाइन सचेंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने डिज़ाइन किया था, इसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो ये पहला भारतीय झंडा माना जाता है जिसमें 3 पट्टियां हैं, लाल, पीली और हरी, जिसमें ऊपर आधे खिले कमल के फूल हैं, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है और सूरज तथा चंद्रमा का चिन्ह भी बना हुआ है। तो ये पहला भारतीय झंडा था जो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। उसके बाद 1907 में भिकाजी कामा ने पेरिस में एक झंडा फहराया था, जिसे भारतीय झंडा ही कहा गया, और वो कुछ इस तरह का दिखता था। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, पीला और हरा, जहाँ पर ऊपर फूल तथा नीचे चांद और सूरज बने हुए हैं, इनका चित्र बना हुआ है। तो ये पहला भारतीय झंडा था जो किसी विदेशी भूमि पर फहराया गया था। इसके बाद 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट के दौरान एक झंडा फहराया था, जो कुछ ऐसा दिखता था। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था, और उन्होंने महात्मा गांधी की सलाह पर इसमें चरखा भी शामिल किया था, और इस झंडे को फहराया गया था 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में। इस ध्वज को स्वराज ध्वज कहा जाता था। इसमें 3 पट्टियां थी, हरी, सफ़ेद और लाल रंग की, और बीच में चरखे का डिज़ाइन, चरखे का चिन्ह रखा गया था।
चरखा यहाँ पे महात्मा गांधी की सलाह पर शामिल किया गया था, क्योंकि चरखे का प्रयोग महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाने के लिए चरखे का प्रयोग किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज में इन्होंने चरखे को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस ध्वज को स्वराज ध्वज कहा जाता था। इसके बाद 1931 में इस झंडे में कुछ बदलाव किए गए और इसमें केसरिया, सफेद तथा हरे रंग को शामिल किया गया और इसके अलावा चरखे को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन फिर आज़ादी के कुछ समय पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज में फिर से बदलाव किया गया और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया और तब से लेके आज तक यही भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो ये हमने जाना भारतीय ध्वज के इतिहास के बारे में, जो कितने चरणों से होकर आज हमारे सामने आया है। संविधान के अनुच्छेद 19A में कहा गया है कि ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और उसमें ही 19A में कहा गया है कि ध्वज फहराना किसी भी भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब ध्वज फहराने को भारतीयों का मौलिक अधिकार तो बता दिया गया, लेकिन ध्वज किस तरह से फहराया जाएगा, उसके क्या नियम होंगे, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय गौरव है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कोई इसका अपमान करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। तो इन सब के बारे में हमें बताया गया है राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में वो सभी नियम व उपयोग के दिशा निर्देश शामिल हैं जो ध्वज को फहराने से संबंधित हैं, कि निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों में प्रदर्शन के क्या नियम होंगे, ध्वज को किस तरह फहराया जाएगा, ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं, 3 रंग की पट्टियां हैं और तीनों की समान चौड़ाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा हो और किसी की कम। तीनों की समान होनी चाहिए और आयताकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा सर्कल वाला झंडा, सर्कल वाला ध्वज फहरा दे या फिर कोई स्क्वायर वाला ध्वज फहरा दे, ऐसा नहीं होगा। आयताकार होगा और इसका अनुपात 3:2 होगा। चाहे झंडा ध्वज किसी भी साइज का हो, लेकिन अनुपात यही रहना चाहिए 3:2। झंडे में 3 रंग होंगे, सबसे ऊपर केसरी, सफेद और हरा, और नीले रंग का अशोक चक्र भी होगा जिसमें 24 तीलियां होंगी। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो हाथ से कता होगा। हाथ से बनाया गया राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में मान्य है। हाथ से बनाए गए सूती, सिल्क, खादी, ऊन से जो ध्वज बना होगा केवल वही मान्य होगा, केवल उसी ध्वज को आप फहरा सकते हैं। तो 2002 की संहिता में क्या लिखा गया था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो केवल हाथों से बना होगा, मशीन से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा। और किस कपड़े में होगा? सूती, सिल्क, खादी और ऊन से बना होगा, और किसी भी कपड़े में ये नहीं बनना चाहिए। ऐसा कहा गया था राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में। लेकिन फिर 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया और इसमें एक प्रावधान शामिल किया गया कि पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई, कि अब जरूरी नहीं है कि हाथ से बना राष्ट्रीय ध्वज ही कोई फहराए या लगाए, मशीन से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर मान्य कर दिया गया और झंडे के आयात को अनुमति दे दी गई कि झंडा आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आप झंडा मंगा सकते हैं और मशीन से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर मान्य होगा। तो ऐसा कहा गया 30 दिसंबर 2021 के संशोधन के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी ज़रूरत थी क्योंकि हमें क्या मनाना है? हर घर तिरंगा अभियान मनाना है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो बहुत सारे करोड़ों की संख्या में घर हैं, करोड़ों की संख्या में झंडों का उत्पादन करना होगा। तो ऐसा हाथ से करने में मुश्किलें आएंगी या फिर झंडे की कीमत, जो राष्ट्रीय ध्वज की कीमत बढ़ जाएगी। तो इसलिए मशीन से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दे दी गई ताकि इसकी कीमत ज़्यादा बढ़े ना और हर कोई इसको खरीद सके और हर घर तिरंगा लगा सके।
सो ये हमने सारी बातें यहाँ तक जानी। हमने सबसे पहले बात की राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन की कि किसने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था वो थे पिंगली वेंकैया। उनको कहाँ से ये सोच आई कि उनको राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार करना है। फिर हमने बात की भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की कि कितने चरणों से होकर हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में जाना और उसके संशोधन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।